लेकिन नौका तट छोड़ चली, पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता ना कोई किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। रश्मि रथी की यह जो रचना है रामधारी सिंह ने जो की थी, इसमें यह पंक्तियां हैं, ये हमेशा से विद्यार्थियों को प्रेरणा देती रही हैं। आप जैसे विद्यार्थी से प्रेरणा पाते रहे हैं और भी विद्यार्थी इससे प्रेरणा पाएंगे, और यह सिलसिला हमेशा चलता रहेगा जब तक यह दुनिया रहेगी। आप रहेंगे, हम रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम के साथ। जो भी एक सप्ताह में भारत में प्रमुख घटनाएं थी, प्रमुख चर्चाएं थी, प्रमुख स्थल थे जो उससे जुड़े हुए थे, उसको एक एक करके हम कवर करेंगे मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने ओरछा वन्यजीव अभयारण्य में अवैध खनन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? यह सवाल हमने पिछले सप्ताह आपसे पूछा था। अब इसके जवाब के लिए देखिए, मध्य प्रदेश में यह है, और मध्य प्रदेश में ओरछा अभयारण्य यहां पर है। मध्य प्रदेश में ओरछा नाम के स्थान में है। और यह कहां पे है ओरछा? यह मध्य प्रदेश का एक जिला था टीकमगढ़, उसी से एक जिला अलग बना निवाड़ी। तो निवाड़ी जिले में है ओरछा अभयारण्य, याद रखिएगा। और यहाँ पे अवैध खनन की बात सामने आई है, जिसके लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपनी तरफ से एक कार्य किया है कि एक समिति का गठन किया है जांच के लिए। एनजीटी का काम ही यही है, एक न्यायाधिकरण है यह। जो भी मामले ऐसे होते हैं पर्यावरण से जुड़े हुए, जो इनका निपटान जल्दी हो जाना चाहिए, जो कोर्ट के चक्कर में ना पड़े, उसके लिए यह एनजीटी कार्य करता है। तो दुनिया में कई देश हैं, उनमें से एक है भारत, जहां पर इस प्रकार का एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है। और यह अधिकरण दुनिया में अपने आप में कुछ ही देशों में है, सारे देशों में नहीं है। तो यह है, याद रखिएगा। अब चलिए अगले सवाल में। हाल ही में खबरों में रहा विवेकानंद रॉक कहां स्थित है? यह अभी चर्चा में था विवेकानंद रॉक। जब अभी 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए और रिजल्ट आने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस स्थान पर गए थे, और इस स्थान पर जाकर के उन्होंने देखा विवेकानंद रॉक। यहां पर उन्होंने ध्यान लगाया, 2 दिन यहां पर ध्यान लगाया। और इस रॉक का नाम आप सोचेंगे कि यह जो है क्यों विवेकानंद रॉक के नाम से जानी जाती है? क्योंकि 1892 में विवेकानंद जी यहां 3 दिन के लिए आए थे और यहां ध्यान लगाया था उन्होंने। यह वो स्थान है, देख सकते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और आप देखें तो ये कहां पे अंदाजा लगाइए हो सकता है? समुद्र आपको दिख रहा होगा यहां पे। यह जो है एक खास ऐसी जगह पे है जहां 3 जगह का पानी इकट्ठा होता है। एक तो है बंगाल की खाड़ी, फिर अरब सागर, और एक हिंद महासागर। और यह स्थान है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी के से लगा हुआ है लगभग, नाम है विवेकानंद रॉक। और यहां पर 1892 में आए थे विवेकानंद जी, और उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें यह बात जाहिर की थी कि जिस तरह से, मतलब कि वो बात तो मैं अलग से जोड़ रहा हूं, मुख्य बात उन्होंने कही थी कि उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको इनलाइटमेंट हम बोलते हैं, एक उस खास किस्म का इनलाइटमेंट उन्हें यही प्राप्त हुआ। इन्होंने यह जाहिर किया था एक पत्र में। जिस प्रकार से हम एक तुलना करें तो देख सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध को एक इनलाइटमेंट हुआ था, वो कहां पे हुआ था? एक पेड़ के नीचे जब बैठे हुए थे। अब उसी तरह से इस खास जगह पर जब वो ध्यान लगा रहे थे तो उन्हें इनलाइटमेंट हुआ था। यह बात इनके माध्यम से जाहिर हुई थी। तो याद रखिएगा, यह कहां पे है? कन्याकुमारी में है। 1892 में यह जो था, यहां पर विवेकानंद जी गए थे, और इसका निर्माण जो हुआ, इस खास जगह का एक मेमोरियल के रूप में बनाया गया। जब 1963 आया तो विवेकानंद जी के जन्म शताब्दी वर्ष था, और 1963 में इस खास जगह का निर्माण शुरू होता है। और इस जगह के निर्माण में 7 साल लग जाते हैं। और उन्नीस 1970 को यह तैयार हो जाता है। तो याद रखिएगा 1892 विवेकानंद जी यहां गए, फिर उसके बाद 1963 से यहां निर्माण शुरू हुआ। 1970 में यहां पर कार्य पूरा हुआ। यहीं पर प्रधानमंत्री जी गए थे और विवेकानंद जी भी यहां रह चुके थे 3 दिन के लिए। अब याद रखिएगा 3 जगह कौन कौन सी यहाँ का पानी मिलता है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी को हम पास से देख सकते हैं, ये है, ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे हिंद महासागर, अरब सागर। चलिए आगे देखिए।
कोमिला सोनमुरा सीमा हाल ही में भारत में अवैध प्रवेश के कारण चर्चा में थी। यह सीमा निम्नलिखित में से किन्हें चिन्हित करती है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश या फिर भारत चीन। अब यहां पे देखिए नक्शे में आपको यहां पे दिखाई देगा अगरतला, उसी के नीचे देखिए सोनमुरा। तो ये कौन सी जगह हो सकती है? अगरतला नाम से पता चल गया यह त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा में जगह है सोनमुरा। और यहां पे देखिए कोमिला, तो ये कहां पे है कोमिला? ये है बांग्लादेश में, और अगरतला है त्रिपुरा। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? सोनमुरा और कोमिला ये जो है सीमा, ये किस क्षेत्र के लिए है? भारत बांग्लादेश के लिए। वो एक भारत में एक बांग्लादेश में, राज्य है त्रिपुरा। ऊपर थोड़ा सा यहीं पे देखिए अखौरा नाम की एक जगह है बांग्लादेश में, और इससे एक ट्रेन परियोजना है जुड़ी हुई है अगरतला के लिए, तो ये काफी चर्चा में रहती है, तो ये भी ध्यान रखें साथ साथ। तो जवाब तो हमें मिल चुका है, जवाब क्या है? भारत और बांग्लादेश यानी कि सी। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मुख्य रूप से धारवाड़, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से बने हैं। फिर उसके बाद पिपली घाट दर्रा अरावली में स्थित है। आपको क्या बताना है? सही विकल्प चुनना है। इनमें से कौन सी बात सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब पहले स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से देखिए। भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये मुख्य रूप से धारवाड़, आग्नेय और अवसादी चट्टान, मतलब इसको बोलेंगे हम सेडिमेंट्री रॉक। और दरअसल सही जवाब यही है, जो अरावली पहाड़ियां हैं वो बनी हैं सेडिमेंट्री रॉक से, अवसादी चट्टानों से, ना कि धारवाड़ से बनी है, ना कि इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टानों से बनी है। तो सही जवाब सिर्फ अवसादी है, बाकी दो अगर नहीं है तो इसका मतलब पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक भी बात अगर उसमें गलत है तो पूरा स्टेटमेंट गलत। फिर पीपली घाट दर्रा, अब इसको देख लीजिए, ये अरावली पर्वत का कुछ हिस्सा है जो आप देख सकते हैं। अब इसी में अब आप देखें कुछ और भी हैं, जैसे अरावली जो मुख्य रूप से देखें तो जो दिल्ली में लोग हैं वो बताते हैं, यानी कि जो दिल्ली में है और जो गुजरात में है, तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं गुजरात से दिल्ली तक आखिरी छोर है, कुछ लोग कहते हैं दिल्ली से गुजरात तक आखिरी छोर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा विंध्य पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये तो अलग, हिमालय है, खारोगासी जयंतिया है। हमें उस तरफ रहना है, पश्चिमी भारत की तरफ जाना है। अब एक बार देखिए पिपली घाट कहाँ मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। और देखिए तो ये दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक ये जो जा रहा है अरावली, ये जो जा रहा है, ये आप देख सकते हैं कि राजस्थान में भी होता है, और राजस्थान में ही कहां पर है? ये पिपली घाट राजस्थान में ही है। तो याद रहेगा पिपली घाट। एक याद करिए, एक फिल्म आई थी पीपली लाइव, जिसमें एक गाना था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डैन खाए जात है। तो पीपली नाम का जो नाम है उससे इसका कोई संबंध नहीं है, बस याद आपको दिला रहा हूं कि पीपली घाट याद रखिएगा राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाब हम देख चुके हैं। इस सवाल का जवाब क्या है कि दूसरा वाला है सही है, पहला वाला गलत है। और फिर पूछ रहा है कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प चुनना है, तो केवल दो, यानी कि बी हमारा सही उत्तर होगा, जो सही है कथन। अब चलिए अगले उस पे आते हैं। तराई क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तराई भाबर के दक्षिण में खराब जल निकासी वाला, दलदली और घने जंगलों वाला संकीर्ण क्षेत्र है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है भाबर बेल्ट की भूमिगत धाराएं तराई बेल्ट में फिर से उभरती हैं। फिर है तराई क्षेत्र पूर्व की तुलना में पश्चिमी भारत में अधिक प्रचलित है। फिर ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। अब यहां पे देखिए तराई क्षेत्र के बारे में आप देखेंगे सबसे पहले तो शिवालिक रेंज दिखेगा, और शिवालिक रेंज से लगा हुआ जो किनारे का क्षेत्र है, उठा हुआ है, चट्टानों का क्षेत्र है, वह भाबर है। उसके बाद नीचे आता है तराई क्षेत्र आता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए शिवालिक सबसे ऊपर है, फिर भाबर है जहां पे बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, फिर उसके बाद आता है तराई रेंज, तराई क्षेत्र आता है। तो आप देखिए जो शिवालिक रेंज है वहां से जो नदियां आती हैं, जो भाबर में पहुंचती हैं, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो चट्टाने होती हैं, संरचनाएं होती हैं, पानी ऐसा लगता है नीचे से ही निकल गया है, ऊपर कभी कभी दिखाई भी नहीं देता है। उसके बाद जब यह तराई में पहुंचता है तो तराई क्षेत्र जो होता है वह काफी दलदली हो जाता है अचानक से जब पानी निकलता है। तो अब यहाँ पे देखिए तराई भाबर के दक्षिण में एक खराब जल निकासी वाला, दलदली एवं घने जंगलों वाला संकीर्ण क्षेत्र है। देखिए हमने आपको बताया था कैसे, शिवालिक, भाबर और तराई। तो भाबर के दक्षिण में है, दलदली है, घने जंगलों वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है सही है।
फिर दूसरा, भाबर बेल्ट की भूमिगत धाराएं तराई बेल्ट में फिर से उभरती है। जो मैंने आपको बताया था कि पानी क्या करेगा, भाबर में यहाँ पे नीचे से भूमिगत हो जाएगा, फिर आगे तराई में फिर निकल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह स्टेटमेंट भी सही है। फिर तीसरा देखिए, तराई क्षेत्र पूर्व की तुलना में पश्चिमी भारत में अधिक प्रचलित है। अब आप खुद देखिए, तराई क्षेत्र कहां पे है, इस क्षेत्र में आपको तराई दिखेगा। अब पश्चिम में आपको कहां दिख रहा है, पश्चिम में जगह कहीं है, तो कह रहा है पूर्व की तुलना में पश्चिम में ज्यादा दिखेगा। स्टेटमेंट तो ये कहता है, जबकि ऐसा है नहीं, पश्चिम में नहीं है। तो यह बात स्पष्ट हो गई, यह कथन गलत है। तो पहला और दूसरा सही है। और कितने कथन सही हैं, केवल 2 कथन सही हैं। तो जवाब हमें मिल गया। चलिए अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। ऑलिव रिडले कछुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, पहला है, ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका नाम इनके जैतून यानी कि ऑलिव रंग के बाहरी आवरण से मिलता है। जो कछुए का बाहरी आवरण होता है वह ऑलिव कलर का होता है, जिसको जैतून बोलते हैं। फिर दूसरा है, ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म पानी में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरा है, इन्हें आयुसियन रेड लिस्ट संकटग्रस्त के रूप में, यानी कि जो आयुसियन की रेड लिस्ट है उन्हें संकटग्रस्त की श्रेणी में रखती है। और आपको बताना है इसमें से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2 या 3 या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, यहां पे विकल्प आपको दिख नहीं रहे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कितने कथन सही हैं, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं या सभी के सभी। अब इनमें से जो भी है उत्तर आपको बता देता हूं। एक खुद से ऑप्शन दे देता हूं ना, ज्यादा सही रहेगा। एक हो गया, ए हो गया, 1, 2, ए बी सी, 3 है ना, 1, 2, 3 कर लेते हैं, ठीक है ना, 1, 2, 3। बी में हम कर लेते हैं 1, 2, सी में कर लेते हैं 2, 3 और डी में कर लेते हैं सभी। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, पहले देख लेते हैं। अब देखिए, यहां पे पहली बात की गई है कि ऑलिव रिडले जो कछुए होते हैं मांसाहारी होते हैं, उनका नाम इनके जैतून रंग के बाहरी आवरण से मिलता है। तो अगर ये देखना है तो इसको एक बार यहां से देख सकते हैं। ऑलिव रिडले कछुए होते हैं, ये जो होते हैं मांसाहारी होते हैं, जेली फिश वगैरह सब खा लेते हैं, फिश वगैरह खा लेते हैं। इनका जो कलर आप देखेंगे, ये बाहरी आवरण जो है ये ऑलिव कलर का है, इसी वजह से ऑलिव रिडले इनका नाम पड़ा है। अब एक बार देखिए, यहाँ पे मांसाहारी होते हैं, इनका नाम इसकी वजह से पड़ा है ऑलिव रंग, बाहरी आवरण के जो रंग की वजह से, तो सही है। दूसरा देखिए, दूसरे का जवाब हमें पहले ही मिल रहा था, लेकिन फिर भी अब प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके देखिए, हिंद महासागर है, वहां पे पैसिफिक ओशियन है और ये बीच में अटलांटिक ओशियन है। और ये आप देखिए तो ये जो भूमध्य रेखा जाती है उसी के आसपास वाला क्षेत्र है, क्योंकि गर्म पानी की जरूरत है, इन कछुओं को गर्म पानी में रहना है, तो भूमध्य रेखा के आसपास ही रहेंगे। और इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में भी अगर ये कहीं रहेंगे तो इसी जो एक है भूमध्य रेखा उसके आसपास में ही आपको दिखाई देंगे। और ये जो क्षेत्र है आप देखिए, मुख्य रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ही क्षेत्र है, यहीं पर वो दिखते हैं। और बीच में भी कहां पे दिखेंगे, ज्यादातर मुख्य कोशिश उनकी रहेगी जितना वो बीच में आ सकते हैं भूमध्य के पास में, क्योंकि गर्म पानी ज्यादा वहीं पे रहेगा। तो इसी वजह से आप देखें तो भारत, देखिए भारत में भी पूरी की पूरी संभावना दिखती है ऑलिव रिडले के लिए, इसलिए यहाँ पे दिखते भी हैं। तो अब देखिए, हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही था। अब तीसरा देखिए, आयुसियन के रेड लिस्ट द्वारा इन्हें संकटग्रस्त के रूप में मान्यता दी गई है। तो क्या सच में दी गई है? तो बिल्कुल दी गई है, हमने इसको देखा भी था, यहाँ पे लिखा भी है। एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं लिखा है तो मैं बता देता हूँ, संकटग्रस्त के रूप में है। और यहाँ पे एक नाम देख लीजिए, अरिबाड़ा, ये नाम बड़ा चर्चा में रहता है। अरिबाड़ा एक शब्द है, कछुए जो है उनसे संबंधित है। अब जैसे मान लीजिए ये नक्शा है, भारत का नक्शे का एक खास क्षेत्र है उड़ीसा वाला। अब यहाँ पे देखिए, गाहिर माथा एक क्षेत्र है इस जगह पे, ठीक है। अब इस गाहिर माथा क्षेत्र के पास समुद्र के किनारे यहां पर यह एक नाम जो है अरिबाड़ा, अरिबाड़ा है। अरिबाड़ा क्यों है? अरिबाड़ा वो क्षेत्र कहते हैं, मतलब वो जगह होती है जहां पर जो ये ऑलिव रिडले कछुए होते हैं वो अपना अंडा देते हैं और इकट्ठा करते हैं। सारे ऑलिव रिडले कछुए एक जगह पर अपना अंडा जो देंगे, वह जो क्षेत्र कहलाएगा वह कहलाएगा अरिबाड़ा। तो अरिबाड़ा यहाँ पर इस क्षेत्र में मौजूद है, गाहिर माथा नाम की जगह में, भारत में। इसके अलावा और भी हैं 2 जगह आगे। तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण जगह हैं। तो उसमें से एक तो देखिए, ये जो ऋषिकुल्या रिवर है एक यहाँ पर भी है, उसके अलावा जो है महानदी है यहाँ पर भी है। तो इन तीनों जगहों पर है, 2-3 जगह पर अलग अलग है जो प्रमुख क्षेत्र हैं, लेकिन ये गहीर माथा है, आप याद रखिएगा नाम। तो ये स्पष्ट हो गया सवाल का जवाब कि सारे के सारे स्टेटमेंट अगर सही हैं तो ये डी हमारा था कि सभी के सभी होंगे। ऑप्शन दिख नहीं रहे थे इसलिए मैंने साइड में बोल दिया है।
मतलब हमें तो ये जानना है कि स्टेटमेंट सही कौन सा है, गलत कौन सा है। उत्तर से अभी हमें मतलब नहीं है, परीक्षा में नहीं है, लेकिन हमें बातें समझ में आनी चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं, शेर पूंछ वाले मैकॉक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि यह एक पुरानी दुनिया का बंदर है और भारत के पश्चिमी घाटों का स्थानिक है। फिर दूसरा, इसे आयुसीएन द्वारा गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब देखिए यहां पे गंभीर रूप से लुप्त प्राय बोल दिया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है कि नहीं है उसको भी देखते हैं। और पहला ये कि भारत के पश्चिमी घाटों का स्थानिक है और पुरानी दुनिया का बंदर है। चलिए अब इसमें बताना एक दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, दोनों। देखिए ये है वो, नाम क्या है, शेर पूंछ वाला मैकॉक, ये उसका नाम है। अब इसके साथ आयुसीएन के रेड लिस्ट में देखिए इंडेंजर्ड में, मतलब यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब यह स्टेटमेंट दूसरा वाला गलत हो गया। फिर पहला वाला भारत के पश्चिमी घाटों में है, तो देखिए भारत के पश्चिमी घाटों में ही मुख्य रूप से दिखेंगे और प्राचीन यानी कि ओल्ड वर्ल्ड के समय से हैं ये, तो ये पश्चिमी घाट में है, ओल्ड वर्ल्ड के टाइम के भी हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें से कौन सा सही है, केवल एक सही है, ए हमारा सही जवाब हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं, ये तो सारी जानकारियां हैं। सुंदरवन के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुंदरवन में दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन है, पहली बात। सुंदरवन का 40% हिस्सा भारत में और बाकी बांग्लादेश में है। फिर तीसरा है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और रामसर कन्वेंशन 1972 के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है, केवल एक, केवल दो, तीनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने कई बार मैंग्रोव वन के बारे में कवर किया है, एक बार और देख लेते हैं। देखिए जो सुंदरवन मैंग्रोव है, ये देखिए बांग्लादेश में भी है और भारत में भी है, और ये उसकी एक सीमा दिखती है। तो देखिए ज्यादातर हिस्सा कहाँ दिखता है, यह सुंदरवन मैंग्रोव का बांग्लादेश में, और कम हिस्सा दिखता है भारत में। इसी वजह से है तो बहुत बड़ा, इसी वजह से ये तथ्यात्मक जानकारी के दुनिया में के सबसे बड़े मैंग्रोव वन में से एक है, और सबसे बड़े मैंग्रोव वन में से एक है, और उसमें भी पहले नंबर पे है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि 40% हिस्सा भारत में और बाकी बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में कितना है, ये 60% हिस्सा है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब तीसरा देखिए, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और रामसर कन्वेंशन 1972 के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड के रूप में नामित किया गया। रामसर कन्वेंशन 1972 क्या है, ईरान के रामसर नामक स्थान में तय हुआ था कि अंतरराष्ट्रीय महत्व के जितने महत्वपूर्ण स्थल होंगे, वेटलैंड होंगे, उनकी सूची बनाई जाएगी। तो यह उसमें सूचित है, तो वेटलैंड के रूप में इसको नामित किया गया है। तो ये दोनों बातें सही है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी किया गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो हम क्या बोलेंगे, सी, तीनों के तीनों इसमें सही हैं। तो जवाब मिल चुका है। अगले सवाल में आते हैं, छारी ढांड वेटलैंड, फ्लेमिंगो सिटी और नलिया ग्रासलैंड किस राज्य में स्थित हैं? इसमें से कुछ नाम पहले भी आपने देखे होंगे, चर्चा में थे, अभी भी चर्चा में है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो देखिए अभी चर्चा हुई थी, हुआ ये था कि कुछ फ्लेमिंगो पक्षी दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिसकी वजह से वह स्थान काफी चर्चा में था, और वह जो क्षेत्र है वह गुजरात का क्षेत्र है। गुजरात में देखिए तो नलिया ग्रासलैंड है, यहाँ कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा एक बात हुई थी, आप देखिए फ्लेमिंगो सिटी और नलिया ग्रासलैंड के अलावा ढांड वेटलैंड, तो ढांड वेटलैंड और फ्लेमिंगो सिटी। अब ये देखिए ढांड वेटलैंड आपको मिल जाएगा, इसके अलावा फ्लेमिंगो सिटी मिल जाएगा, और ये दोनों जगह ऐसे हैं जहां पे फ्लेमिंगो पक्षी पाया जाता है, और भी पाए जाते हैं, जैसे क्रेन भी पाया जाता है, सारस पाया जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी पाया जाता है कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी में, फ्लेमिंगो सिटी में भी फ्लेमिंगो पाया जाता है। तो ये तीन नाम ध्यान रखने हैं, बाकी नाम तो बहुत सारे हैं। तो ढांड वेटलैंड, फ्लेमिंगो सिटी और नलिया ग्रासलैंड। तो ढांड वेटलैंड में और फ्लेमिंगो सिटी में फ्लेमिंगो पक्षी पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, राजहंस बोलते हैं। जो एक गाना है ना, हंसों का जोड़ा, तो अगर ये हंस ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर के साथ पूरी की पूरी उम्र बिता देते हैं, अगर 40 साल की जिंदगी है तो 40 साल साथ में ही रहेंगे, ऐसा इनका आपस में पार्टनरशिप रहती है। और अगर पार्टनर चला गया तो फिर वो अकेले रहेंगे, दूसरे पार्टनर के पास नहीं जाएंगे। तो ये जो जानकारी है याद रखिएगा, ये है मध्य गुजरात राज्य की, गुजरात में टिक करना है, यानी कि उत्तर हो गया हमारा डी। चलिए अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपनी तरह के पहले खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड?
आपको इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से मिल जाएगा अगर आप हर दिन के करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप फॉलो कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा मिलना जुलना लगा रहे। वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आए तो, और साथ में इस सवाल का उत्तर देंगे, क्योंकि जब आप उत्तर देते हैं, कमेंट करते हैं, हमें जानकारी देते हैं तो हमें भी और कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एक जरूरी जानकारी के साथ, इतिहास का वैकल्पिक विषय का जो क्लासेस है वो शुरू होने वाला है। उसके लिए जो भी जानकारी आपको चाहिए इस नंबर पर आप कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप पर ऑनलाइन क्लास होगी, तो इस नंबर पर कॉल करिए, जानकारी लीजिए, जिसे भी वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास की पढ़ाई करनी है। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।